नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर और आज का मुद्दा बेहद ही अहम है। आज बहुत बड़ा दिन है, संविधान दिवस। पूरा देश मना रहा है, नमन कर रहा है संविधान को। देश भर में अलग अलग हमने कार्यक्रम भी देखे और आज याद दिलाया गया हम भारत के लोग। और उस एक वाक्य को ना हर वक्त हम लोग अपने जहन में उतार कर रखते हैं, क्योंकि उसी से जीवन है, उसी से भारतीयता है और उसी से शुरुआत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोगलेपन की इंतहाएं भी पार हो गई हैं राजनीति में। और इसीलिए जब बात आ जाती है ना राजनीति करने की, तो लोग भूल जाते हैं कि हम वादे क्या करते हैं, दावे क्या करते हैं और आखिर में जब जनता के सामने आते हैं तो क्या बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है SIR के मुद्दे पर। मतलब कि घुसपैठियों से प्यार इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि उनके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, अगर भारतीयों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भी पच नहीं रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ वोटों की दरख्वास्त है, दरकार है। पहले ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई बंगाल में अगर घुस लिए और यहां पर अगर कुछ कर लिया ना चुनाव आयोग ने, तो पूरे देश की नींव हिलाकर रख देंगी। और आज भाई अखिलेश यादव, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कह दिया कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अभी आंकड़े आ कहां से रहे हैं? ये कौन सूत्र हैं जो कि आंकड़े दे रहे हैं राजनेताओं को? और अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा राहुल गांधी ने भी इस पर राजनीति फिर से छेड़ दी। हालांकि वो तो अभी मैं कहूंगी बंगाल में और उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन इस मुद्दे पर जरूर है वो फ्रेम में। और उन्होंने भी कह दिया कि संविधान दिवस, संविधान रक्षा करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है। और चुनाव आयोग को फिर उन्होंने भी धमकी दे दी। वो तो धमकी दे ही रहे ना लगातार, तीनों हमारे चुनाव आयुक्तों की तस्वीरें दिखा दिखा के। तो आज जरा इसी बात पर दो टूक में सीधा सवाल करेंगे कि घुसपैठियों से प्यार करते करते अपने देश पर वार, संस्थाओं पर वार, और दुहाई किसकी? संविधान की। आखिर क्यों, क्या मजबूरी है? चलिए जरा एक बारी देख लेते हैं कि आज जो बयान आया है ना इस मुद्दे पर, वो कितने ज्यादा हिलाने वाले हैं। उनको देखते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। एक संवैधानिक संस्था को चुनौती देना किसी मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वो भी संविधान के एक पद में बैठे हुए हैं। अगर संविधान को चुनौती दिया जाएगा तो संविधान भी अपना भाषा से बात करेगा, ये भी सोच कर रखना चाहिए। इलेक्शन फ्री, फेयर, फ्रैंक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन के थ्रू खत्म कर दिया। हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार और हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं। बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। इस बार आपने देखा है पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश जाने वालों की लाइन लगी हुई है और उसमें से कईयों ने स्वीकार किया कि वो कई बार यहाँ वोट भी डाल चुके हैं। तो बहुत साफ समझ में आ सकता है। तो एक तरफ हम हैं जो धर्म ध्वजा संरक्षक हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जो घुसपैठिया संरक्षक है। स्वतंत्र लोकतंत्र में निष्पक्षता का चुनाव वो अहम है। उसे आज हम देख रहे हैं कि चाहे मतदाता सूची हो, चाहे मशीन हो, उसमें पूरी तरीके से आशंका हम लोगों की है कि उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। संविधान खतरा है कहाँ? बंगाल में है, जनता भी खतरा में है। वहाँ हल्ला मचा रहा है, वो रक्त गंगा बहा देंगे, ऐसा बयानबाजी ममता का पार्टी, ममता खुद कर रहा है। क्यों? डर से कर रहा है।
तो सवाल सीधा है, देश पहले है, संविधान पहले है, या ये राजनीति वोट बैंक की पहले है? चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सोफिया खान जी जुड़ रही हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी हमारे साथ एलजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। अमीक जमाई जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता जुड़ रहे हैं। राजकिशोर तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ आरपी सिंह जी कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सोफिया खान जी, कैसे हिलेगा देश? कैसे हिलाएंगे देश को ममता जी? सबसे पहले तो आप सभी को आज संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। अच्छा हुआ इसी से शुरुआत की आपने। हाँ जी बिल्कुल, वही संविधान जो हमारे पूर्वजों ने हमारे सपना देखा था जिस भारत का, और जिसमें मौलिक हमारे जो भी मौलिक अधिकार हैं उसमें बहुत से अधिकार हैं, उसमें एक अधिकार है जिसमें हम विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी गलत लगता है। तो आज मैं यही पूछना चाहती हूँ खासकर मीडिया से और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कि किसी भी प्रकार के विरोध से क्यों आपत्ति है आपको? आप अपने पक्ष को रखिए, हम अपने पक्ष को रखेंगे। विपक्ष को इस देश में, देखिए ये डेमोक्रेटिक देश है जहां पर जनता जनार्दन है, जनता के द्वारा चुने हुए जो सत्ताधारी हैं वो लोग जनता की बात करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो पक्ष और विपक्ष इन दोनों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर विपक्ष किसी बात को लेकर अगर विरोध कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है। एसआईआर को लेकर हमें कोई समस्या नहीं है। हमारा समस्या तब आता है जब यहाँ पर जो नागरिक है, यहाँ पर देखिए बंगाल में 17 बीएलओ की जानें जा चुकी हैं, आत्महत्या, यहाँ तक के सुसाइड नोट के साथ, मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि बकायदा सुसाइड नोट के साथ बीएलओ अपनी मैं क्या इसको हत्या ही कहूंगी, हत्या किया गया बीएलओs का। किसने हत्या की? हुआ ये तो खैर जांच होने के बाद पता चलेगी। जी बिल्कुल, मैं इसको हत्या ही कहूंगी। किसने की थी हत्या? एसआईआर पहली बार नहीं हुआ है देश में। हत्या किसने की? एसआईआर सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। एसआईआर 2002 में भी हुआ था, नया कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन हवा जो बना हुआ है एसआईआर का, और इतनी जल्दी क्या है, चुनाव से पहले इतनी जल्दी क्या है, आराम से हो सकता था। इतना वर्क प्रेशर है बीएलओs के ऊपर, 1 महीने के अंदर हमें फॉर्म लेना है, देना है, दौड़ना है, भागना है, स्कूल का काम करना है, क्लर्क का काम करना है, ये वाला काम करना है। क्यों इतना प्रेशर देना है? ऐसा इसलिए बीएलओs, अभी 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में ईसीआई के सामने बीएलओs ने विरोध किया, टीएमसी सरकार या टीएमसी के कर्मी ने विरोध नहीं किया। बीएलओs जो कर्मचारी होते हैं, स्टेट के कर्मचारी होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनको ये काम मुहैया किया। सोफिया खान जी, मेरे ख्याल से आपने सवाल तो सुना ही नहीं था। मेरा सवाल था कि देश को, अरे भाई सुनिए ना, अच्छा ठीक है, बीएलओs पर भी आएंगे, इतना 1 घंटे का शो है, लेकिन ये देश को हिला देंगे, धमकी देना, ये धमकी क्यों दी थी? देखिए मैंने अभी आग लगा देंगे, सीबीआई को आने नहीं देंगे, ईडी को आने नहीं देंगे, ये सब जो धमकियां दी जाती है बंगाल में। देखिए शब्दों पर मत जाइए, देश में ये अधिकार दिया है हमारे संविधान ने कि अगर जब गांधी जी ने हिला दिया था पूरे देश को शांतिपूर्वक तरीके से और उन गोरों को भगा दिया था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हिटलर वाली नीति है इस देश में, तो ममता बनर्जी एक अकेली महिला वो सक्षम है कि वो भी हिला सकती हैं। अगर कोई अन्याय भारतवासी के साथ होता है, खासकर अगर बंगाल वासियों के साथ, अगर एक भी बंगाल वासी, जो लोग पश्चिम बंगाल के निवासी हैं लेकिन उनका नाम कटता है, तो हम हिला देंगे मतलब हम लोग रास्ते पर बेसिकली घुसपैठियों का नाम अगर कटता है, घुसपैठियों को अगर भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, घुसपैठियों को अगर टारगेट किया जाता है, भारतीयों का हक छीनने नहीं दिया जाता, तो दिक्कत होती है। मुन्ना जी, महात्मा गांधी है देश की, ममता बनर्जी दूसरी। अब सोफिया खान जी की माने तो सीधे महात्मा गांधी से ही तुलना हो गई है ममता बनर्जी की। रीमा जी देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा था ये सुन करके, और इन लोगों के आरोपों को मैं क्या कहूं। आज संविधान दिवस है और ये राहुल गांधी जी, जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था कि इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। उनकी बातों को चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से लिया
बिहार चुनाव से पहले चाहा कि उनको संतुष्ट करूं। और आप देखिए कि यही ममता दीदी जो आज इसकी बात बोल रहे हैं, उन्होंने 3 दिसंबर 2009 को लोकसभा में तत्कालीन रेल मंत्री के रूप में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल की स्थिति को खराब कर दिया है, वहां की नौकरी को खा रहे हैं, वो वहां के लोगों का हक मार रहे हैं, वो इमीडिएट इनको बाहर करना चाहिए। और आज इन्हीं की प्रवक्ता अगर बोल रही हैं या इंडी गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, तो या तो तब उन्होंने गलत बोला था ममता दीदी ने, या आज वो राजनीति कर रही हैं। मैं चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन संवैधानिक बातें या तो वो नहीं करते हैं या फिर देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। खुद ये लोग हिले हुए हैं, देश के मतदाता इन लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो देश हिलाने की बात कर रहे हैं। यही राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किए थे, आज देश हिलाने के बाद इनके साथी कर रहे हैं। भैया आप जोड़ने निकले थे कि हिलाने निकले थे, पहले ये आप बता दीजिए। तो बिहार में एक एक करके मतदाताओं को चिन्हित किया गया, जो भी यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे सारे लोग या तो झारखंड बगल की राज्य में शिफ्ट हो गए या बंगाल चले गए। पूरे देश में इस चीज को कराया जा रहा है, और क्यों नहीं कराया जाए? देश के हक पे देशवासियों का हक है। ये आपके टैक्स के पैसे, रीमा जी, हमारे टैक्स के पैसे और बाकी लोगों के टैक्स के पैसे से चल रहा है ये देश। इसमें आपका परिवार, हमारे परिवार का हक है। कोई देश विदेशी अगर आकर के हमारे हक पे कब्जा करे, ये तो मैं ममता दीदी ने जो 3 दिसंबर 2009 को लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड बोला था, हम तो उस बात का सम्मान करते हैं। आज कौन सी ऐसी मजबूरी सत्ता की आ गई कि आप विदेशियों के हाथे देश के जो भी सुविधाएं हैं उनको आप देना चाहते हैं? सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, देश को कभी विदेशियों के हाथ में न जाने दे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इन लोगों को तो देखिए, ऐसे भी 21 राज्यों में तो इंडिया की सरकार बनी हुई है ना, ये 2-3 जो बने हुए हैं ना, अगर इसी तरह से देशवासियों के हक पे ये लोग पेट पे लात मारने का काम करेंगे, गरीबों के, अकलियतों का, तो देश के मुसलमान भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों का हक कोई विदेशी बांग्लादेशी मुसलमान ले ले, कोई पाकिस्तानी मुसलमान ले ले। अमीक जमाई ये अपने जी, अमीक जमाई जी, ये क्या झटका लग गया है क्या बड़ा सा बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद? इसीलिए बौखलाहट में ऐसे बयान आ रहे हैं। और ये 3 करोड़ का फिगर कहां से आया कि 3 करोड़ लोगों के वोट काटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? रीमा प्रसाद जी, देखिए ये जो बातें सामने आई हैं, अगर इलेक्शन कमीशन के जो हमारे सबसे बड़े मुखिया हैं ज्ञानेश जी, अगर उन्होंने बीच में ये बात ना कही होती कि एसआईआर की प्रक्रिया के चलते हुए 20% वोट काटे जाएंगे, कट जाएंगे। सवाल ये है कि जब एसआईआर हुआ ही नहीं था तो हमारे ज्ञानेश जी को, चीफ हमारे जो मुखिया हैं चुनाव आयोग के, उनको ये मालूम कैसे था? और इसी के साथ बिहार में 65 लाख तकरीबन वोट काटे गए। कहा गया कि 65 लाख लोग मर गए, बिहार में मर गए, वो मिले ही नहीं, पामी वापस नहीं आया। दूसरी बात देखिए, 2024 में आप जानती हैं रीमा प्रसाद जी कि समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में इनकलाब बन के आई, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को आधा साफ कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम तो लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि एसआईआर के साथ जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही कद्दावर विधायक हैं रमेश मिश्रा बदलापुर से, वो क्या कह रहे हैं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की समस्या क्या है, ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। सब कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा कटवाइए। ये तो साफ पता लग रहा है कि एडिटेड वीडियो है ये, उसमें एक लाइन 2 वर्ड बोलकर फिर कुछ एडिट हुआ है, फिर 2 वर्ड बोले, ऐसा कुछ लग रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं उनके वोट कटवाइए और जो विपक्षी हैं उनके वोट कटवाइए। आप चाहिए फैक्ट चेक कर लीजिए, और मैं गलत हूं तो मुझे आप इल्जाम ठहरा दीजिएगा। तो इलेक्शन कमीशन की निगाहें इन सब बातों पे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 20% का जो आंकड़ा है, हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही हो। 2022 में रीमा प्रसाद साहिबा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए होते। 89 सीट्स पे समाजवादी पार्टी 150, 200, 600, 1000, 2000, 4000 करके 2.5 लाख वोटों से हम हारे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जो ग्रामीण गरीबों का वोट है, मजदूरों का वोट है, जो लेबरर हैं, जो कृषक हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आपको मालूम है यूपी में क्या हो रहा है? बीएलओ जा रहे हैं, फॉर्म फेंक के चले आ रहे हैं गांव में। फॉर्म कहां जाएगा, कौन भरा जाएगा, कैसे वापस आएगा,
ये तो देश में नहीं होता है, क्योंकि वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास। वही शिक्षक के पास 10 ड्यूटी है। तो हमारा ये कहना है कि थोड़ा आप समय दीजिए, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। और जो सवाल है लोकतंत्र में, इलेक्शन कमीशन भी चाहता है SIR हो, हम भी चाहते हैं SIR हो, लेकिन एक भी वोट ना काटा जाए। रीमा प्रसाद साहिबा, इसमें आपको क्या तकलीफ हो सकती है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो तकलीफ तब होती है जब बाहरी लोगों को उनके वोट काटे जा रहे हैं और भारतीयों के वोट बनाए जा रहे हैं, तो उससे तकलीफ होती है। लेकिन मैं ये जो वीडियो आपने दिखाया है, क्योंकि ऑथेंटिक है नहीं है, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आपने दिखाया तो इस पर आरपी सिंह जी का रिएक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सोफिया जी ने भी और आपने भी ये BLO वाला जो एक हत्या उनकी की जा रही है, ये आरोप लगा दिया है, तो राजकिशोर तिवारी जी, ये हत्या की जा रही है BLOs की? क्योंकि हमने जो वीडियोस देखे वो कुछ अलग ही वीडियोस आ रहे हैं सामने। नहीं, देखिए रीमा जी, पहली बात तो यह है कि भारत की नींव हिला देना, वो तो खैर रोम मिस्र यूनान सब मिट गए, वो तो नींव तो कोई हिला नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से अदावत हो सकती है, किसी दूसरे दल से अदावत हो सकती है, वो समझ में आता है, लेकिन भारत की नींव हिला देंगे, सबसे ज्यादा आपत्तिजनक तो यह है। भारत की नींव इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े नहीं हिला पाए, गोरे आए, मुगल आए, सब आके हिल के चले गए और भगा दिए गए। अब आते हैं जरा इस पर SIR को लेकर। SIR की जरूरत क्यों पड़ी? अभी एक प्रवक्ता LJP के मुन्ना जी थे, उन्होंने ठीक याद दिलाया। मैं उस समय लोकसभा में कवर कर रहा था, सोमनाथ चटर्जी उस समय स्पीकर होते थे। ममता बनर्जी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम क्यों नहीं काटे जा रहे, SIR की जरूरत बताई थी। उनके चेहरे पर कागज फेंक के मारे थे, आप नहीं करा सकते। ये वही ममता बनर्जी हैं। अब उन ममता बनर्जी का इस समय ऐसा क्या रूपांतरण हुआ, ऐसी क्या मजबूरी हुई, उसकी राजनीति अपने जगह होगी। अब आपका जो मूल सवाल है BLO, उस पर आता हूं मैं। दरअसल 1200 से 1500 बहुत अपवाद स्वरूप अगर आप देखेंगे तो एक बूथ पर एक BLO की जिम्मेदारी होती है, उसमें मतलब 2000 कहीं जा नहीं पाता है। 1200 लोगों की पहचान करना, एक घर में 5 लोग होते हैं, प्रतिदिन 100 लोगों को लगभग करना है, तो एक घर में अगर 5 लोग मान लीजिए मिनिमम, आप जानते इससे ज्यादा ही होते हैं इन सब जगहों पर, तो 20 घरों में एक BLO नहीं जा सकता एक दिन में। तो जरा कल्पना कीजिए, क्या बैंक का जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, वो लोग कितने लोग को डील करते हैं? तो अमीर जी तो कह रहे हैं कि फॉर्म फेक कर आ रहे हैं, वो जा भी नहीं पा रहे घर नहीं, तक। ऐसा देखिए, मुझे लगता है विपक्ष की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो अपना प्रश्न उठाएं, सवाल उठाएं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये 3 करोड़ लोगों को, या अभी एक आंकड़ा अमीर जमी साहब ने दिया कि इतने कम चीजों से हार गए, इतने कम वोटों से हार गए। अभी बिहार का चुनाव हुआ है भाई, SIR अगर इतना खराब था, 65 लाख अगर फर्जी तरीके से वोट काटे गए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, तो 65 लोग, बार बार ये प्रश्न उठता है कि सड़कों पर तो दिखाई पड़े, कोर्ट पर तो दिखाई पड़े, वो यहां पर आते थे, उनकी टी-शर्ट पहन दी जाती थी, उसके बाद नहीं होता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छा, जो आत्महत्याएं या जो हत्याएं जिसको कहा जा रहा है, या जो हृदयाघात से जो लोग चले गए हैं, अब ये बताइए कि क्या जो प्राइवेट कर्मचारी हैं या जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग क्या वाकई इस चीज को जोड़ दे? बिहार में कितने लोग चले गए? बिहार में तो ठीक चुनाव से पहले हो गया था। तो ये जो सवाल उठा के हर समय वितंडावाद करना है, ये झूठ का वो फैलाना है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बाकी अपने मुद्दे उठाने कोई रिएक्शन पहले आप दीजिए इस बात पर, फिर आरपी सिंह जी। देखिए, मतलब हमारी एक आखिरी बात ये है कि अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने पैनल के कहा, साहब SIR से जो घुसपैठ हो रही है, घुसपैठिए हैं, जब उनका काम हो रहा है तो विपक्ष को क्या तकलीफ है? आपने यही सवाल किया ना। मैं बहुत जिम्मेदारी से दूरदर्शन न्यूज, क्योंकि हमारे भारत की सरकार का चेहरा भी है, उसको रिप्रेजेंट भी करता है, तो मैं गृह मंत्रालय श्री अमित शाह जी का ही जो डाटा है, उनके महकमे का जो डाटा है, पहली बार 2014 और 2025 में अगर घुसपैठ हुई है, पश्चिम बंगाल में हुई है, कहीं भी हुई, उसके लिए सीधे सीधे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का महकमा जिम्मेदार है, नंबर 1। और उनका आंकड़ा बताता है कि 2004 और 14 में 82,000 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। मैं घुसपैठिया नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 और 2023 के बीच में 2500 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। सवाल यह है कि क्यों आपने उनको डिपोर्ट करने का प्रोसेस नहीं चलाया? विपक्ष ने रोका था, हम चाहते हैं आप चलाइए, लेकिन क्योंकि आपको चुनाव में पहले हर बिहारी जो दिल्ली में था वो घुसपैठिया नजर आ रहा था, फिर बिहार का चुनाव आया, फिर घुसपैठिया बिहार में आ गया। भाई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि SIR के बाद कुछ नंबर मिले हैं घुसपैठियों के बिहार के अंदर, कहां थे? हर बिहारी घुसपैठिया। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल चला गया, ठीक है आरपी सिंह जी, चला गया। ये बार बार जो एक ही सवाल उठता है, क्या बात हो गई? पहले उसको क्लियर कर लेते हैं।
ये रीमा बहन एक वीडियो है। अरे पुराना वीडियो है यार, आरपी भाई आगे बढ़ो। ये वही वीडियो है जिसका जिक्र मुन्ना जी कर रहे हैं शायद। हाँ वही है। 13 साल पहले का ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं। लोकसभा में ममता बनर्जी फूट फूट कर रो रही थी और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। किस लिए? कि बंगाल में घुसपैठिए हैं। आज एकाएक क्यों बदल गए? क्योंकि वही घुसपैठिए आज वोट बन गए हैं। अब मैं दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं आपको। ये कांग्रेस के इंचार्ज है। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, ये झारखंड के इंचार्ज है। ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। हम सबको 450 में सिलेंडर घुसपैठिया भाई उनका वोट बैंक है। मान ले, हम तो कह रहे हैं मान लो, हम तो अब मान ले चलो। और वो जो हाकिमपुर में जो लोग से, मेरी बहन बैठी है यहाँ पर, जो हाकिमपुर के बॉर्डर पर लोग बैठे हुए थे 300, आप सबने कोई टीवी चैनल नहीं होगा जिससे इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें उन्होंने जाकर कहा नहीं कि हाँ हमको हमारा वोट बैंक, हमको वोट बैंक यूज किया गया, हमारे वोट टीएमसी के लोगों ने बनवाए, हमने वोट दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। जनता आप लोगों पर क्यों विश्वास करेगी? मैंने टोका नहीं बहन आपको। एक बार अच्छी बात थी बहन, आप किधर बोली जरा सुनने की, जरा शीशा देखने की शब्द रखो बहन। बहन शीशा देखने की शब्द रखो, अपना चेहरा देखो शीशे के अंदर। वो जो लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, जो कलकत्ता छोड़कर वापस जा रहे थे, वो कौन लोग थे? वो घुसपैठिए थे। उन्होंने कहा कि हमको टीएमसी के लोगों ने, शायद अपने भी हो सकता है, उनके वोट बनवाए, हमने टीएमसी के लिए वोट दिए। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? सोफिया जी, भाषा ओके एक रुको, भाषा क्या कर रही है? अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोर बचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत की नींव हिला दूंगी। भारत की नींव हिला दूंगी। क्या कहना चाहती है? भारत की नींव बनाने वाले वर्षे किसे कहेंगे? जिन्होंने भारत की नींव बनाने की कोशिश करी वो मुगल थे। उनके वंशजों में से कहेंगे जो कहते हैं भारत की नींव बना देंगे। दिखता है कि सोच कैसी है। ये सोच वही है। सोफिया जी बीच में नहीं। सोफिया जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सोफिया जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब सोफिया जी दिक्कत ये है, एक मिनट, दिक्कत ये है सोफिया जी, आप जो कह रही हैं इन पर क्यों विश्वास करें? विश्वास तो भाई आप करें या ना करें, लेकिन वोट तो पड़ रहे हैं। देश की जनता बार बार चुन रही है, एक नहीं अनगिनत राज्यों में चुन रही है, तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना। और विश्वास इन पर करिए ना करिए, संविधान दिवस पर, संवैधानिक संस्थाओं पर तो करिएगा ना। सोफिया खान रुकिए, बोलने दीजिए, रुकिए। सोफिया खान रुको, सुन लीजिए बहन, हर बार टोका आपने। ये बताइए वहां पर आप लागू करना चाहती हैं, इसलिए आप घुसपैठियों के साथ हैं। आपके मेयर कहते हैं, आपके विधायक कहते हैं, आपके मंत्री कहते हैं कि हम बंगाल के अंदर शरिया लागू करेंगे। ममता बनर्जी की सरकार आपके मंत्री कहते हैं बंगाल के अंदर शरिया लागू करेंगे। आप बाबरी मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप बाबरी मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आप महाभारती मानुष के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? ठीक है, आपने वादा किया था ये एक अलग मुद्दा आ गया है। और आज बाबरी आज बाबरी की नींव में खड़े हुए सोफिया जी, आरपी सिंह जी, एक मिनट। आपकी पार्टी, आपकी देखिए, शो की थोड़ी सी मर्यादा होती है। आप सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो कृपया करके अपनी बारी का इंतजार कर लें, वरना मुझे म्यूट करना पड़ता है। फिर सोफिया खान बीच में नहीं बोलेंगी अब आप। सोफिया खान जी फिर म्यूट करना पड़ता है, फिर बुरा लग जाता है। अपनी अपनी बारी में सब इंतजार कर रहे हैं ना, सभी वरिष्ठ लोग हैं। तो मेरा तो पॉइंट ही ये है कि अब एक बार अब ये बाबरी वाला एंगल आ गया है। मतलब कभी घुसपैठी, फिर अब बाबरी बना देंगे, मस्जिद एक और बना दी जाएगी, क्योंकि वहां से बाबरी मस्जिद हट गई अयोध्या से, तो हम बंगाल में बनाएंगे। आप ही के विधायक ये बात कह रहे हैं सोफिया खान। उस विधायक पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक?
बोलने दीजिए, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगी। अपनी बात हुमायूं में बोलिए, कबीर हाँ। ने ये बयान क्या करेंगे? आपका पार्टी के विधायक टोक टोक कर रहा है कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हम बाबर के नाम की मस्जिद बनाएंगे। कौन बाबर जिसने देश में हत्या कराई, जिसने यहाँ पर कन्वर्जन किया, जिसने धर्म किया, कौन सा बाबर की बात कर रहे हो आप? जिसको लेकर गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में जो दिया, आया उस बाबर को लेकर आप श्री गुरु नानक देव जी ने उस बाबर के आप में मंच बनाओगे, हिम्मत है तो बना कर दिखाना। पानी पीजिए, आप बनाओ ना, बनाओ, कौन रोक रहा है? बाबर के नाम पे मंच बना के आपने महापार्टी मंच के लिए काम किया नहीं, आपने महापार्टी मंच के सत्कार किया, इसलिए बाबर का चले गया। और वो ठीक है, हो गया। अब 1 मिनट जवाब सुनते हैं, जवाब दीजिए सोफिया खान। सबसे पहले मैं इनका जवाब दूं या हुमायूं या मैं बाबरी मस्जिद वाला से जवाब दूं? ये तो बीच में आप वो भी वही बात बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाली। अच्छा आरपी सिंह जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। इतने ही ज्यादा ये मजबूत है बंगाल में तो 2016 में भी हारे, 19 में भी हारे। अरे भाई क्या चल रहा है, क्या डिबेट कर रहे हैं आप दोनों मिलकर? इस तरह से नहीं होता, नहीं होता, इस तरह नहीं होता। सोफिया खान जी और आरपी सिंह जी, बाकी भी मेहमान है, उनकी तरफ भी जाना, इस तरह मत कीजिए ना। रनिंग कमेंट्री एक एक करके बात कीजिए प्लीज। हुमायूं कबीर जी भले टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक बयान दिया है कि वो एक अपनी पार्टी बना रहे हैं। इसका मतलब है वो टीएमसी से अपने आप को अलग जोड़ रहे हैं। पार्टी से बाहर निकालो उसको, हिम्मत है तो पार्टी से बाहर निकालो उसको, मेरी उसको पार्टी से बाहर निकालो, क्योंकि आपको बाबर की मस्जिद बनानी है आपके लिए, क्योंकि आप बाबर को वंशज हो। धीरेन्द्र मुन्ना, आप बाबर के बाबर की मस्जिद बनानी है। ममता बनर्जी ने, चलिए ठीक है, ओके धीरेन्द्र मुन्ना जी, ममता बनर्जी ने कहा बंगाल की जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बिहार में तो जनता को बहुत बेवकूफ बनाया, वोट भी काट दिए उनके, और गलत तरीके से आप लोग एनडीए वाले जीत भी गए। लेकिन बंगाल में जरा ऐसा करके दिखा दे तो ईंट से ईंट बजा देंगी वो। अब असली बयान उनका एक्चुअली ये था। तो ये बंगाल में और बिहार में अब बॉर्डर तो लगता हुआ है ना। हिंसा पे विश्वास करने वाली पार्टी, उसके नेता इस तरह की बयान देते रहे। देश की जनता ऐसे लोगों को चुन चुन करके 22 राज्यों में तो हिसाब किताब कर दिया है, यहां पर भी हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मेरे हक को कोई और विदेश का आदमी लेकर के चला जाए। और अभी सीमा पर बात कर रहे थे कि डिपोर्ट कर देना। मैं बता रहा हूं कि 2014 के बाद से, जब से गृह मंत्रालय सजग है, जितने भी स्पॉट होते हैं उन लोगों को हर एक साल वहां पे सीधे सीधे उनको लौटा दिया जाता है। हम लोग डिपोर्ट करते हैं अगर स्पॉट होता है तो। लेकिन 2014 के पहले जो लोग रच बस गए हैं ऐसे राजनेताओं के राज्य में, जो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके लिए एमईए को जितनी सहयोग मिलनी चाहिए उन राज्यों से नहीं मिल पाता। दूसरा दुर्भाग्य हमारे साथ ये रहा है कि पड़ोसी मुल्कों में राजनीतिक अस्थिरता इतनी है रीमा जी, कि आप चाह करके, वो भी मानवता भी हमारे लिए विश्व में सबसे ऊपर है। मैं समुद्र में तो उनको नहीं फेंक दूंगा, डिटेंशन सेंटर में उनको डिटेक्ट करके डाल रहा हूं, मतदाता सूची से नाम उनके डिलीट कर रहा हूं। लेकिन हमारे यहाँ नौकरियां पाले ये अब संभव नहीं है। देश के लोगों का पैसा है, उसको मैं इधर से उधर कैसे होने दे सकता हूं? और मुस्लिम हितों की रक्षा की ये लोग बात करते हैं, पूरा इस्लाम का जैसे ठेका लेके बैठे हुए हैं। कौन लोग? अमीर जी या सोफिया खान? कौन, किन की बात कर रहे हो आप? सोफिया खान जी हो चाहे पूरे गठबंधन के लोग। हाँ। और मैं बता रहा हूं कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे 3 तलाक के मामले हो जिसमें हमारी मुस्लिम बहनों को इतना रियायत मिली है, उनका जीवन बसर आज दुख भरा नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार सबके साथ, सबके विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली सरकार है। लेकिन महज 30% वोटों के देश बैंक को बचाने के लिए आप देश के गरीब मुसलमानों का हक क्यों मारना चाहते हो? ये वही विजुअल्स हैं जो आप अभी अपने फोन पर दिखा रहे थे आरपी सिंह जी और मुन्ना जी। ये देखिए, ममता जी रो भी रही थी और उसके बाद दीदी ने जाकर के अपना पेपर भी मैंने तो लाइव देखा था, फेंके। 2005 का ये वीडियो है, आ गया है हमारे पास, हमारी टीम ने निकाल लिया है। मैंने इसको लाइव देखा था। हाँ। और मैं यही तो पूछना चाहता हूँ सोफिया जी से कि आपके नेता तब
सही बोल रहे थे कि आज जो ये चुनाव आयोग कर रहा है या हम लोग बोल रहे हैं वो सही है? दोनों में अंतर बता दीजिए आप। अब ये तो अमित जमाई जी बात वही हो गई ना, फिर कौन है वो मुस्लिम वोट के पैरोकार? अब मुस्लिम तो मैं क्यों बोल रही हूँ, ये तो बात अभी बोली है मुन्ना जी ने, लेकिन बात तो वोट बैंक की आ जाती है ना कुल मिलाकर के। कौन है ये वोट बैंक वाले और कौन है जिनको लगता है हमारा वोट बैंक खिंच रहा है? हमने चुनौती ये दी है। देखिए रीमा जी, अगर आप बंद कराइए, सोफिया बोल रही। रीमा जी देखिए, एसआईआर के खिलाफ अरे दिल्ली क्यों पहुंचेंगे आप? बंगाल में घुसने नहीं दे रही है, हम दिल्ली पहुंचेंगे। रुकिए अब 1 मिनट सोफिया जी, रुकिए 1 मिनट। आप लेकिन देशवासियों का नाम नहीं कटना चाहिए। जो रीमा जी देखिए, हम एसआईआर के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। जो मकसद इलेक्शन कमीशन का है, जो सबका है, हमारा है, हम ये चाहते हैं कि एक भी वोट कटने ना पाए, यही बात तो कही जा रही है। हाँ। और जो एलजेपी के जो नए नवेले राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं, रीमा जी आप तो पासवान जी की पूरी पॉलिटिक्स जानती हैं। अरे नए नवेले प्रवक्ता नहीं है वो, चुनाव अपने सारे प्रवक्ताओं के प्रभारी हैं। रीमा जी, आपने नया नवेला बोल दिया। रीमा जी, एलजेपी के प्रवक्ताओं के प्रभारी है वो। रीमा जी मेरी बात तो सुनिए आप। आपने रामविलास पासवान जी को कितना ले आइए फ्रेम में। आपने रामविलास पासवान जी को कितना कवर किया होगा, आप जरा बताइए। शायद गिनती आपको याद नहीं होगी। यूपीए 1 में साथ थे, यूपीए 2 में साथ थे। ममता बनर्जी साहिबा के तो हर मामले में एग्रेसिवली वो उनके साथ थे। अब ये बीजेपी आरएसएस से जो संबंधित नहीं लोग एलजेपी है, कई लोगों को क्या मालूम कि इतिहास क्या है इनके फाउंडर की पार्टी का। हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, जो गरीब हमें हमारा इतिहास नहीं बताइए, जो हमारे नेता चिराग पासवान अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जब वोट पड़ता है तो बिल्कुल वो खड़े होते हैं। अब मुद्दों से कभी अलग नहीं होते हैं। या उत्तर प्रदेश में अगर सरकार ने निकाला था कि नाम दुकानदारों का आगे लिखना है, तब हमारे नेता ने उस पर आवाज उठाई थी। इसलिए आप मुझे अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कराए। हमारे नेता तो वो है ना कि जो जरूरी चीज होता है वो उसके आप मुझे आईना न दिखाए। आप प्रेरणा लीजिए रामविलास पासवान जी मरहूम से। आप चवन्नी उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नरेंद्र मोदी को नेता बना के चल रहे हैं। आप मेरा ये कहना है, उतना बोलिए जितना पढ़ के आए हैं, जितना पढ़ा के आए हैं। बीजेपी से जो लिस्ट आ गई है उतना ही बोलिए। रामविलास पासवान जी हमेशा ममता बनर्जी साहिबा, आदरणीय ममता बनर्जी के साहिबा के साथ खुल्ला उनके साथ खड़े हुए थे। क्या मालूम है आपको यार, क्या बोल रहे हैं? बांग्लादेशी के लिए बताइए। और ये हमारी उनका बयान। अच्छा ये बताओ, अमीर जी, गृह मंत्री जी जिम्मेदार नहीं है। आप इतिहास याद दिला ही रहे हैं तो राजकिशोर तिवारी जी जिम्मेदार नहीं है। वो भी कुछ दिन थे जब ममता बनर्जी खुद बीजेपी के साथ खड़ी थी। वो दिन भूल गए क्या अमीर जी? अच्छा बीएसएफ किसके अंदर आता है? ममता बनर्जी खुद बीजेपी के साथ थी। जो बीएसएफ पकड़ रहा होता है, अरे वो दिन भूल गए। नहीं मालूम है, इतना नहीं पता आपको? चलिए अमित जी, आप पढ़ा के भेजा है जेपी ने आपको। अमित जी अरे आपको कुछ समझ में भी आता है कि सिर्फ टीवी पे बैठ जाते हो? अच्छा सुनिए, अरे आपको कुछ समझ में भी आता है? अंडर एमएचए, अंडर अमित शाह जी मिनिस्ट्री। अरे आपको कुछ पता नहीं है। चलिए इसमें दो चीजें हैं। पता नहीं है भाई। चलिए तो फोर्स जो है ना वो भैंस खोजवाती थी। भैंस खोजवाने वाले पुलिस के ना आप लोग घेर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं पार्टी कौन सी पार्टी है? आपको पता नहीं है। आजम खान की भैंस खोजती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। आपको तो पता ही नहीं है। आजम खान की भैंस खोजने वाली पुलिस आपके समय में उत्तर प्रदेश में थी। ये आपको पता नहीं। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ। अमीर जी, अब आप पर्सनल होंगे तो फिर वो भी पर्सनल होगा ना। रीमा जी, उत्तर प्रदेश पुलिस आजम खान की भैंस खोजती थी। इसी तरह की व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी थी। आज ये बीएसएफ इनको समझ में नहीं आया। ये पीएससी से भैंस खुजवाते थे। ऐसे लोग हैं ये। नाथूराम गोडसे का जीवनी ना पढ़ो, नाथूराम गोडसे के जीवनी ना पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ कि आप भी आतंकवादियों की भाषा ना बोलो, विदेशियों की भाषा ना बोलो, आतंकवादियों की भाषा ना बोलो, विदेशी भाषा आप नहीं बोलिए। आप मेरे देश के हैं। दोबारा बात करेंगे आपसे। रामविलास जी को पढ़ के आओ। आप देश की बात करिए। अमीर जी, अब रामविलास पासवान की पार्टी के प्रवक्ता, आप रामविलास पासवान जी को जानते ही होंगे ना आपसे तो ज्यादा, और मेरे ख्याल से अपनी पार्टी को जानते ही होंगे, तभी उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी में को डिफेंड कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो राजकिशोर तिवारी को ले आते हैं। चलिए एक सेकंड, मुझे बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन आगे बढ़िए, हो गया, पर्सनल कमेंट नहीं ना। देखिए मुझे लगता है कि दो चीजें, अभी दो विषय चल रहे थे यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि इतिहास की बात की जा रही थी, और इतिहास में अगर बात की जाए तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि समाजवादी आंदोलन शुरू किसके खिलाफ हुआ था? शुरू हुआ था कांग्रेस के खिलाफ में, और एंटी न्यूक्लियस जो होता था वो समाजवादी कांग्रेस का, वो कौन होता था? वो जेपी लोहिया, ये लोग होते थे, जनेश्वर मिश्रा होते थे, मुलायम सिंह यादव होते थे, चौधरी चरण सिंह होते थे। तो ये जब इतिहास की आप बात करते हैं, तब जब उंगलियां उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उड़ जाती हैं। सवाल यहां पर ये है, अलायंस बनते और बिगड़ते रहते हैं। जब इस तरीके की बातें होती कि आप कब किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे, तो मुझे लगता है ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और ये बता दीजिए कि आप रामविलास पासवान तो भाई एनडीए में भी रहे, उनको तो मौसम विज्ञानी कहते रहे, जो आपकी पार्टी के जो लालू प्रसाद यादव तमाम लोग कहते रहे, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी सीट से लेकर हर समय पर अपने खासतौर से वर्ग के बीच में वो एक बड़े नेता बने रहे, और उन्होंने अपनी उपयोगिता बनाकर रखी। तो जब आप ये कहते हैं कि आप कभी उनके साथ थे, कभी आप उनके खिलाफ थे, तो ये भी आप सोच रहे, आप ये भी देख लें। वही लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी के ऊपर किस तरीके से कमेंट करते हुए नजर आते थे इसी लोकसभा में कि तो नहीं मिलेगा आपको, जब वो एनडीए के साथ हुआ करती थी। और अभी आपने वो तस्वीर दिखाई दी किस तरीके की चीजें हो रही। तो इतिहास पे अगर बात करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसी कांग्रेस के साथ में अगर समाजवादी पूरा आंदोलन के पुरोधाओं के वंशज अगर साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर ये तो फिर बड़ी लंबी बहस चली जाएगी। और दूसरी बात, अब घुसपैठियों को लेकर जब बात आती है तो यह भी देखना पड़ेगा, गृह मंत्री अमित शाह का सीधे सीधे बयान था, मेरे ख्याल से रीमा जी आपको याद होगा, मेरे ख्याल से उसको याद भी क्या दिलाना, हम एक बार जरा प्ले करते हैं अमीक जी के लिए और सोफिया जी के लिए, क्योंकि बार बार गृह मंत्री कहा जा रहा है। एक बार जरा गृह मंत्री को सुन लेते हैं, फिर आते हैं वापस। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। लाउड एंड क्लियर सोफिया खान, लाउड एंड क्लियर। क्या सुनना चाहते हो? और अमीर जमाई जी और सोफिया खान, और क्या सुनना चाहते हो? अब क्यों जमीन नहीं दी जाती है ममता बनर्जी की तरफ से? पोल खुल गई। क्लैप फॉर अमित शाह जी, क्लैप फॉर अमित शाह जी। एग्जैक्टली। नोटबंदी करती है, जो सरकार रातों रात लॉकडाउन करती है, जो रातों रात कुछ भी कर सकती है, जवाब नहीं मिल रहा है। इतनी असहाय है कि वो फेंसिंग करने के लिए मजबूर है, उनको जगह नहीं मिल रहा है। ममता जगह नहीं मिल रहा है, आप घुसपैठियों को, मेरे नेता कानून का सम्मान करते हैं। शरण देती है ममता बनर्जी, घुसपैठियों को शरण देती है। वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 450 किलोमीटर जमीन का हिस्सा नहीं दिया। वहाँ पर सोफिया जी, you are not prepared. You have not researched. You are not prepared. सोफिया जी, आप हवा में क्यों बात कर रही हैं? अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है सोफिया जी, तो क्या बात करते हैं आप लोग? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा?
सोफिया जी बताइए, जमीन क्यों नहीं दी? ये बताओ कि जमीन क्यों नहीं दी? कौन होती है जमीन देने वाली? ममता जी कौन होती है जमीन देने वाली? अरे जमीन राज्य का विषय है सोफिया जी, कैसी बात कर रही है? बेसिक नॉलेज लेकर आना चाहिए ना थोड़ा सा प्रवक्ता बनकर। कैसे प्रवक्ता ले आते हैं जिनको यही नहीं पता कि लैंड का अधिकार लोकल गवर्नमेंट के पास होता है, राजकीय सरकार के पास होता है। जीएसटी लगाई थी तो विपक्ष से पूछकर आप फेंसिंग करेंगे? क्या बात करते अरे हैं? राजकीय सरकार के पास होता है, वो राजकीय सरकार का डोमेन है। संसद में बैठ आप नींद में है क्या सोफिया खान? देशवासियों को गुमराह राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है सोफिया खान। राज्य में किसकी सरकार है? टीएमसी की। विपक्ष नहीं है टीएमसी राज्य में, राज्य में सरकार में है टीएमसी। बॉर्डर फेंसिंग केंद्र के क्षेत्र में आता है और ममता बनर्जी उसकी जमीन का जो टुकड़ा है वो बंगाल की सरकार को देना है, वो ममता बनर्जी को देना है। ममता बनर्जी क्योंकि बांग्लादेश को संरक्षण देती है, इसलिए फेंसिंग नहीं बनने देती। थोड़ा सेंसिबल डिबेट कर लेते हैं सोफिया जी, थोड़ी सेंसिबल डिबेट करते हैं। अमित जमाई जी, मतलब उन्होंने तो धता बता ही दिया कि उसका राज्य से कोई लिंक ही नहीं, उनको शायद पता भी नहीं है और नॉलेज नहीं है उनको। आपको तो होगी मेरे ख्याल से। क्यों जमीन 450 नहीं दी जा रही है? हाँ। रीमा जी, जो आपने डिफेंस में आदरणीय गृहमंत्री जी का वीडियो चलाया, उसमें गृहमंत्री जी कह रहे हैं कि भैया हमने 2216 किलोमीटर का फेंसिंग हमको बनाने का टारगेट था। नहीं, इतनी है, गलत है। नहीं, 2216 किलोमीटर बन चुकी है और जो बची हुई है 559, उसमें 456 किलोमीटर बन सकती है। अच्छा, और उसमें वो उसके लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। बाकी नदी नाले 112 किलोमीटर वहां पर फेंसिंग हो नहीं सकती है, ये कहा गया। कितना जीतेंगे? एक ही दिल है, रोज रोज जीतेंगे। 2216 किलोमीटर में 1653 कह रहे हैं कि वो फेंसिंग हो गई, तो उसके लिए तो पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमीन दे दी, बाकी का जमीन नहीं दे रहे। अमित जमाई साहब, हमेशा ममता बनर्जी नहीं रही है मुख्यमंत्री, आप ये समझिए ना। वहां पर दूसरी सरकारें भी रही हैं और यूपी सरकार नहीं। आप देखिए, आप अभी पढ़े लिखे होने की बात कर रहे थे, आप अभी होमवर्क सिखा रहे थे एक प्रवक्ता को, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा सेंसिबल बातों की उम्मीद मैं कर रहा था। आपको पता है कि ये एक सरकार में नहीं बनी हुई जमीनें लगातार बनती चली आ रही, और जिस तरीके से बात हो रही है उसमें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोफिया जी कह रही है कि वहां पर जमीन कैसे जो है, अरे भाई क्या दूसरे राज्य दूसरे देश पे जाके कब्जा करना है क्या? संवैधानिक ढांचे में, संघीय गणराज्य में कुछ नियम है, कानून है, उस संविधान की मर्यादा है। वो ममता बनर्जी जो कहती है कि ईडी नहीं आ पाएगी, सीबी नहीं आ पाएगी, सीबीआई नहीं आने देंगे, वो जमीन भी नहीं दे रही, तो क्या आप चाहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर इस तरीके से काम किया जाए? क्योंकि अब परिस्थितियां जिस तरफ जा रही हैं कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए वहां पर जमीन पर फेंसिंग नहीं हो सकती है, और यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और जो कतारें लगी हुई हैं लगातार नोएडा से लेकर, मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही एसआईआर हो रहा है, ये आंखों से कैसे सच नहीं देखा जा पा रहा है? मुझे लगता है कि आप ऐसी चीज को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं हो सकता है। आप देश की सुरक्षा के साथ में जब बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं सेंसिबल डिबेट की उम्मीद कर रहा था, और आप कह रहे हैं कि 1600 कैसे हो गया? ब्रेक भी लेना है जल्दी से। आप गृह मंत्री जी के सभी पापों को आप डिफेंस करिए, ये आपका राइट है। मुझे अपनी बात कहने देंगे? सभी पापों को, सभी पापों को, 20 सेकंड, सभी पापों को। 2216 जो गलतियां हैं, मेजर ब्लंडर्स हैं। आज हमारे अरुणाचल के लोगों को चीन के द्वारा रोका जा रहा है। बहुत सही, बंगाल से अरुणाचल थोड़ी देर में चाइना भी पहुंच जाइए, अभी चाइना भी पहुंच जाइए, अभी यूएस, अभी ट्रंप बाकी रह गए जमीन साहब, अभी ट्रम्प बाकी रह गए। ट्रम्प साहब पे भी पहुंच जाइए, टैरिफ पे भी पहुंच जाइए, लेकिन इधर उधर की बात करते रहिए, मुद्दे पर बात मत करिए। मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली, अमीर जमी साहब, आप कितने पढ़े लिखे ज़हीन महीन इंसान हैं, आपके साथ इतनी डिबेट्स मैंने भी कई बार कुछ की है। आपको ऐसा सुन के बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, आप पता नहीं कैसी बातें करने लग गए। मैं जानता हूं गृह मंत्री जी के नाम से आप परेशान हो गए, पूरी बात कह रहे हैं। अरे गृह मंत्री जी की वजह से परेशान नहीं हो गए, देश की वजह से परेशान हो रहे हैं। देश की सुरक्षा का मामला है। लोकसभा में अगर गृह मंत्री ने कोई बयान दिया है तो उस पर अगर कोई गलत बयान है तो उस पर आप वहां पर ये ना महाभियोग, उन पर लगाइए, चर्चा चलाइए। पहले लेफ्ट फ्रंट का सरकार था तो जमीन मिल गया, और ममता बनर्जी की सरकार में जमीन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। और खास बात है कि वही इलाके, आपको पता है जमीन हाउस की बात आप कर रहे हैं, फिर इसका मतलब अमित जमाई जी कि गृह मंत्री अगर सदन के पटल पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं
ये आपने इतनी बड़ी बात कह दी, ये तो कंटेम्प्ट का मामला हो गया देश के गृह मंत्री के खिलाफ। फिर अमित जमाई जी, मुलायम सिंह यादव भी देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय। बीएसएफ आज भी बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पे मौजूद है कि नहीं, ये ना बताइए। नहीं मौजूद है तो बीएसएफ के रहते का घुसपैठ हो रही है। एसआईआर से उसका क्या लिंक था सर? एसआईआर डिबेट 3 करोड़। अरे भाई, अभी जो है उनको लौटा दिया जाता है, जो आपके समय में बसे हुए थे उन लोगों को निकालने में दिक्कत आ रही है, उनको खिलाया जा रहा है जिनको आपने वोटर बना करके रखा है। जमाई साहब, वोट के लिए मेरे ख्याल से देश के खिलाफ जाकर के राजनीति करना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता के चलते कैसी बातें करते हैं? क्यों देशवासी क्यों परेशान होंगे आप लोग की लापरवाही से? क्यों घुसपैठिए आए? क्यों देशवासियों को इतना परेशानी क्योंकि आप उनको शरण देती है, आप उनके कांग्रेस के समय में आए हर किसी का रोज आप उनके लिए संरक्षण, आप उनके लिए संरक्षण देती है। युद्ध से ये पड़ा हुआ मामला है। तो हकीमपुर के बॉर्डर पर बैठे थे वो कौन थे? वो कौन थे जो हकीमपुर के बॉर्डर पर बैठकर कह रहे थे कि हमको जाने दो वापस? कितने लोग शिक्षित हैं जो लोग जाकर कागज भरेंगे? कागज में भूल होगा तो उनका नाम तो कट जाएगा ना। मैं एक बात स्पष्ट लॉजिक है आपका सोफिया खान। और बीएलए क्या करेंगे, एजेंट क्या करेंगे पार्टीज के? सोफिया खान जी, मतलब बेतुके तर्क क्यों दे रही हैं आप शो पर बैठ करके कि जो लोग नहीं फॉर्म भर पाएंगे उनका नाम कट जाएगा? इसमें बेतुका क्या है? जो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे उसके लिए पोलिंग एजेंट है ना। मैडम रुकिए। इस डर से, एसआईआर के डर से। वो बांग्लादेशी थे नहीं थे ये मुझे नहीं पता, 34 लोगों ने जान दी है, ये मजाक नहीं है। मैं बेतुकी तर्क नहीं दे रही हूँ, लोगों ने जान दिया है, लोग परेशान हो रहे हैं। 34 लोग आंकड़ों में मरे हैं, कितने लोग बाकी ऐसे मरे होंगे या घबरा रहे होंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए होंगे, ये मुझे पता नहीं। तो आपका ब्लड प्रेशर आपकी दीदी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ पहले जाकर। ब्रेक लेते हैं। आरती जी, पहले तो ब्लड प्रेशर आप अपना चेक कराइए। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए फाइनल कमेंट अमीक जमाई जी और उसके बाद राजकिशोर तिवारी जी। देखिए, आपने 2 चर्चाएं, हम लोगों ने कोशिश करी कि इस पे चर्चा हो जाए, बात कहीं और चली गई। SIR और दूसरी बात है हमारी घुसपैठ की बात। ये दोनों चीजें जो है, SIR का जो हमारा ये मानना है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेरे नेता मानिक तेज यादव जी भी कह रहे हैं, BLOs के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कफोर्स है हमारे पास।
अभी इतना मैन पावर नहीं है, और हम ये समझते हैं कि जिम्मेदारी से एक एक वोट जुड़ जाए, और जो गलत वोट हैं वो तो खैर अपने आप हमेशा से जो रिवीजन के वो रहे हैं उसमें कटते रहे हैं, और एक भी वोट ना कटने पाए, और बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा और समय इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं इसको बढ़ाने का काम करें, कि जिससे जो है पूरा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, समय सीमा बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो बात है उन तक जाएगी, और उस पर सरकार जरूर कोई बड़ा फैसला लेगी। राजकिशोर तिवारी नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से ये मांग करना कि क्या कुछ वहां पर कमियां रह गई हैं या समय कम है, ये मांग उठाई जाए, ये जायज लगता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, क्या समय कम है? मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि 1200 से 1500, इससे ज्यादा एक बूथ में नहीं होते, एक बीएलओ के पास जिम्मेदारी होती है। पहले ये गड़बड़ ये हुई थी कि किस तरीके से आकाशवाणी के आंगनबाड़ी या दूसरे लोगों के जो कार्यकर्ता लगाए गए थे, उसके बाद फिर शिक्षकों को वहां पर लगाया गया। पहले उनकी ट्रेनिंग क्या उस तरीके से नहीं हो पाई थी, इसको लेकर अगर सवाल विपक्ष उठाया तो समझ में आता है। लेकिन इसके बाद जो बीएलए होते हैं, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, अमीर जमी साहब ने कहा बिल्कुल सही है, तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका कार्यकर्ता काडर बहुत मजबूत है। तृणमूल कांग्रेस तो वहां पर बिल्कुल सत्ता में ही है। तो जब बीएलओ के साथ में बीएलए तमाम दलों के लगते हैं तो वो अपने तरीके से लोगों की मदद करते हैं, और मुझे लगता है जब पार्टियां सक्रिय होती हैं तो इसका फायदा लोकतंत्र को होता है। और मुझे लगता है एक भी वोट गलत ना कटे और गलत किसी घुसपैठिए को वोट डालने का अधिकार ना मिले, देश के संसाधनों पर वो अतिक्रमण ना कर सके, ये सुनिश्चित कराना सभी देश के दलों का प्रथम और सबसे महती दायित्व है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान दो टूक में आज जुड़े, और इसीलिए सवाल यही खड़ा होता है कि भाई आखिर किसके नाम पर है ये तमाशा और किसके नाम पर हंगामा बरपा है। अगर देशवासियों के नाम पर है तब तो विपक्ष को अधिकार है भाई अपने मुद्दे उठाने का, लेकिन अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर है तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि किस तरफ जाकर के बात की जा रही है। चलिए, दो टूक में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।